इस सत्र के अध्यक्ष रवि कनेगंटी, मैं विनती करता हूं कि अध्यक्षता करने के लिए आप मंच पर आ जाइए। मेधा ताई भी इस सत्र में संगठनात्मक स्ट्रक्चर के बारे में जो उनका निरीक्षण है, अनुभव है और पिछले 30 साल से जिस तरह से हमने बांधनी की है उसके बारे में रखने वाली है। मेधा ताई को भी विनती है कि वो कृपया मंच पर आ जाए। और मैं अभी हम लोग जब NAPM की स्थापना की उस समय करीब 350 संगठन संस्थाएं जो संघर्ष और निर्माण के काम में देश भर में लगे थे और NAPM की जो सोच है पर्यायी विकास की, कॉर्पोरेटाइजेशन के विरोध की, कम्युनलाइजेशन के विरोध की और हिंसा का बिल्कुल विरोध अपने कामकाज में और संघर्ष निर्माण साथ साथ इस भूमिका को लेने वाले ये सभी संगठनों का ये जो मंच है उसको चलाने के लिए हमने राज्य में समितियां बनाई और नेशनल स्तर पर भी समितियां बनाई और उसमें अलग अलग प्रयोग किए। शुरू के 1-2 सम्मेलनों में हम बहुत ही नए थे तो ठाकुरदास बाम या सिद्धराज डड्डा या किशन पटनायक सबसे बात किया करते थे और एक लोगों को बताते थे कि आपने जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाद में हमने उसको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रदान किया और कायदे से राज्यों में चुनाव करते हुए और नेशनल कन्वेंशन में भी चुनाव की प्रक्रिया करते हुए हम एक जितनी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया संभव है मंचों में, एक संगठन की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया और मंचों की प्रक्रिया, इसमें थोड़ा फर्क होता है, जितना संभव है उस तरीके से हमने नेशनल कन्वीनर की टीम बनाई, उसमें से नेशनल कोऑर्डिनेटर, को-कोऑर्डिनेटर, इस तरह की प्रक्रिया चलाई। कभी हमने नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और कई जगह के कोऑर्डिनेटर चुने। कोशिश ये थी कि NAPM में जो संगठन शामिल है उनको ये एहसास मिले कि हम NAPM में हैं तो हमें NAPM से कुछ ताकत मिल रही है और जो अब तक NAPM में नहीं आए हैं या जिनको NAPM की जानकारी अब तक नहीं हुई है उन तक NAPM पहुंचाना, ये दूसरा एक काम NAPM के ये कोऑर्डिनेटर टीम या कन्वीनर टीम या लीडरशिप या जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं उन लोगों ने किया। और ये करते समय हर बार ये होता है कि जितने लोग चुने जाते हैं 100% वो काम करेंगे ऐसा नहीं, कुछ लोग 100 से ज्यादा करते हैं, कुछ लोग 120% भी काम करते हैं और कुछ लोग मात्र 20% कर पाते हैं। अलग अलग दिक्कतें आती है। तो ये भी हमारा अनुभव रहा है कि कभी कुछ साथी बहुत जोर से काम कर रहे हैं, कभी कुछ साथी थोड़ी दिक्कतों में का सामना कर रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर आपने देखा होगा कि 30 साल का ये जो सफर है वो हमने बहुत बखूबी से और लोकतांत्रिक तरीके से और सभी संगठनों को एक अपनापन महसूस होगा और हमें बोलने की यहाँ आजादी है, हमें अपनी राय रखने की आजादी है, हमें निर्णय प्रक्रिया में सहभाग है। इस तरह का एक माहौल NAPM के स्थानीय इकाई से लेकर राष्ट्रीय समिति तक मेरे कई ऑब्जर्वर मित्र NAPM के सम्मेलन में आए हैं, वो तो कभी कभी मुझे कहते हैं कि आप बहुत ही डेमोक्रेटिक है। हमने कहा डेमोक्रेसी है हमारा मूल मंत्र है और हम बहुत डेमोक्रेटिक है, अगर आपको लगता है तो ये हमारी अच्छाई आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है, उसमें कुछ कमियां भी रही हो सकती है और जैसे समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तब इसमें कुछ बदलाव की भी जरूरत हो सकती है। जैसे कि पिछले बार पुरी में जो सम्मेलन हुआ उसके बाद कोविड आया, 2-3 साल हम मिल नहीं पाए, फिर मीटिंगों का दौर चला, आज लेंगे सम्मेलन, कल लेंगे, करते करते 2025 में फाइनली हमारा सम्मेलन आज हो रहा है। तो इस दरमियान जो 2 साल के लिए कन्वीनर चुने हैं वो कैसे आगे चलते सकते हैं, तो हमने एक नया सिस्टम लाया, नेशनल वर्किंग ग्रुप, और उसमें कई सारे साथी जुड़ते गए और उन्होंने ये बागडोर संभाली। तो उसके बारे में भी हमारी कुछ सोच है, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। तो मेधा ताई ने एक आज की परिस्थिति में 30 साल के बाद हम आगे कैसे बढ़े उसके बारे में एक सोच बनाई है, हमारे साथ उन्होंने डिस्कशन भी किया है, वो कुछ बातें रखेगी, अरुंधति कुछ बातें रखेगी, सदन से उस पर या उसके अलावा कुछ राय है, सुझाव है तो आप जरूर हम यहाँ नोट कर लेंगे और उसके बाद उस पर आगे कैसे जाना, ये जो नई नेशनल वर्किंग टीम बनेगी वो उस पर अमल करेंगे। तो मैं अभी मेधा ताई को निमंत्रण देता हूँ कि वो अपनी बातें रखें।
साथियों को जिंदाबाद। आज 30 साल के बाद जब हम करते हैं तो नर्मदा आंदोलन 39 साल पूरा होता है, तो हमारे साथी नारा देते हैं नर्मदा आंदोलन के 39 साल बेमिसाल। तो मैंने कहा ये नारा भी यहाँ देना चाहिए क्या? तो मीरा और हम सब लोगों को लगा कि भाई अपन ही खुद को बेमिसाल कहना अच्छा नहीं है। हम होना चाहते हैं बेमिसाल, मतलब हम ज़्यादा प्रभावी, हम ज़्यादा सफलता पाने वाले होना चाहते हैं। तो ये जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, ये नाम ही ऐसा दिया है कि उस समय जो चर्चा हुई थी उसमें एक खास बात आई थी कि हम कोई एक संस्था जैसा नाम देंगे तो गलतफहमी होगी। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। तो 30 साल के बाद भी हमें ये प्रक्रिया जारी रखनी है। तो नए संगठन जोड़ना ये तो हमारा पहला फर्ज है। इसके लिए हमारे युवा साथी मीरा बहन है, राही बहन है, अरुंधति है, हमारे सभी साथी इसमें लगे हुए हैं। कहीं तो अभी आ भी नहीं पाए इस बार क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार की गाड़ियां बंद हो गई और कई लोगों को कुछ न कुछ दिक्कत होती है खर्चा करने से लेकर। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ जो उपस्थित है इसके अलावा और दसों संगठन हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हम लोग संगठनों का समन्वय बनाना चाहते हैं तो कुछ संस्थाएं होगी, कुछ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत ट्रस्ट घोषित होगी। हम मानते हैं कि हम सब मिलकर चलें, पर NAPM की थोड़ी सी जिद है, उद्देश्य है कि हम स्वावलंबी संगठन बने। अभी इस जगह इतने बड़े आयोजन का खर्चा जैसे अपन अपने दम पर किया, वैसे NAPM देशी और सामाजिक समर्थन और सहयोग के आधार पर चलता आया है और चलना चाहता है। पर ये संगठनों को जोड़ना मतलब धनशक्ति के आधार पर नहीं, तो जनशक्ति के आधार पर। हम जो परिवर्तन चाहते हैं, जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं मंजिल तक, उसको हासिल करने के लिए हम जनशक्ति चाहते हैं। तो सबसे बड़ा NAPM का कार्य है जनशक्ति जुटाना, और वो बाजारी भीड़ नहीं हो सकती, वो विचारी जनशक्ति होनी चाहिए। तो इस बार जैसे द्वैवार्षिक अधिवेशन में अपने किसी भी कार्यक्रम में जो साथी आते हैं, उन साथियों को हम ये जानने देना चाहते हैं कि NAPM की विचारधारा क्या है। ये केवल इस पार्टी विरुद्ध उस पार्टी की नहीं है, ये विचारधारा है। ये विचारधारा के प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान है तो बाबा साहेब अम्बेडकर है। हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो महात्मा गांधी जी हैं। हम युवा शक्ति जो अपना कुर्बानी से जज्बा लाती है, वैसे शहीद आजम के हैं। ब्राह्मणवाद का विरोध पर बहुजन समाजों का सम्मान चाहने वाले ज्योतिबा फुले, महिलाओं की शिक्षा चाहने वाली सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, दोनों ने मिलकर जो कार्य किया। झांसी की रानी युद्ध में थी, उस समय युद्ध शिवाजी महाराज ने भी किया, बिरसा मुंडा ने भी एक प्रकार से तिरकमटा निकाला। पर हम उस धरती आबा से जल जंगल जमीन के आग्रह की प्रेरणा चाहते हैं, और उसको बचाने के लिए जो संगठन आज कार्यरत है, वो संगठन ये सभी की प्रेरणा लेकर मैं और 10 नाम ले सकती हूँ। और अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने प्रेरणा स्रोत होते हैं। दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, पश्चिम भारत के, उत्तर पूर्व के। हम लोग मानते हैं कि ये सभी एक प्रकार से जनता को समता न्याय के रास्ते पर, सर्वधर्म जाति के पार इंसानियत के आधार पर और इस विचारधारा के आधार पर कि जिसके आधार पर ऐसा परिवर्तन आए कि जो समता और न्याय हर नागरिक के लिए हासिल करे। नहीं जाति भेद, नहीं धर्म भेद, नहीं लिंग भेद, और वर्ग भेद तो तब तक रहेगा जब तक गैर बराबरी दूर
सोचते हैं भाई अलग अलग चलो, उसी मंजिल पर चलो, पर जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय इसलिए यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा संगठनों का समन्वय हो जाए। अब ये जो जनशक्ति हम इकट्ठी करते हैं, इसमें महिला और युवाओं की भूमिका एक विशेष है। हमारे जैसे बुजुर्ग आप जानते हैं, लेकिन युवाओं ने जब भी हम चाहते हैं कि ज्यादा आगे आना चाहिए, तब हम चाहते हैं कि आज के युवा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बन गए हैं, वो व्हाट्स डाउन देखने के लिए तैयार। तो हमारा संगठनात्मक बल और उसमें युवा शक्ति तभी प्रभावी होगी जब उनका हम प्रबोधन कर पाएंगे। हम प्रशिक्षण नहीं करेंगे, वो स्व शिक्षा दे पाएंगे। हम चाहते हैं अपने अपने आंदोलन के, अपने अपने संगठन के युवाओं को कि हर चीज जो उनके सामने आए, कोई पुस्तक, कोई पर्चा, तो वो पढ़े, वो ऐसा ही देखकर कचरे में नहीं जाए और उस पर वो सोचे। इस अधिवेशन में भी बैठे हुए हर युवा जब कान खोलकर सुनते हैं और दिमाग खोलकर सोचते हैं, तब असर बहुत ज्यादा होता है। नहीं तो आज कावड़ यात्रा में चलते हैं, ये यात्रा में चलते हैं, कोई नेता आएगा तो दौड़ के जाते हैं, क्या न क्या झंडे उठाते हैं। हम चाहते हैं कि वो खुद को उठाए, अपने व्यक्तिगत जीवन से जरा सा ऊपर उठने पे। करियर ऐसा उद्देश्य नहीं होता है, वो बन जाते हैं अपने इर्द गिर्द में जो भी वंचित, शोषित, पीड़ित दिखते हैं, उनके लिए जितना हो सकता है वो योगदान देने के लिए। ऐसे युवा शक्ति खड़ी करना भी NAPM का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और आप सब लोगों को ऐलान है। सही तो हम कम पढ़ते हैं आज की परिस्थिति में, ये मुझे भी बहुत महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र के युवा तत्काल नौकरी ढूंढना चाहते हैं। नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट नौकरी में ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए उधर जाना चाहते हैं, बहुत सारे अनुभवों से। पर हम लोग निराश नहीं होते हैं। हम मानते हैं कि जो समाज में परिवर्तन आया है, हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन, हम कहते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद वगैरह, उसका असर सभी पर पड़ेगा ही। अपने परिवार के युवाओं पर पड़ेगा, अपने गांव के युवाओं को पड़ेगा, और युवा में युवक और युवती भी लानी पड़ेगी। जो कहीं भी अत्याचार की घटना होती है तो माता पिता जाने नहीं देते। ये सब के पार जाकर अपने को युवा शक्ति जुटानी है। मैं थोड़े में इतना ही कहती हूँ। महिला शक्ति जो अपने को जुटानी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। नर्मदा आंदोलन तो अभिमान के साथ ये कहेगा कि हमारी इतनी महिला शक्ति के ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो हॉल महिलाओं से ही भर जाता है। भाइयों को इधर उधर कैसे वैसे खड़े करके अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है। लेकिन ये महिलाओं की शक्ति, जिनका ईडियम अलग होता है, जिनका मीडियम अलग होता है, जो नाचती है, गाती है, उनके अंग में आती है देवी, और वो अधिकारियों को सवाल करती है। वो जाती है कहीं तो कब्जा करके अधिकारी के कुर्सी पर बैठकर कहती हूँ मैं भी अधिकारी हूँ, मेरी जल जंगल जमीन थी। हमारी मछुआरा श्यामा बहन कहती है 5 एकड़ के लिए किसान लड़ रहे हैं, हम तो 40,000 हेक्टेयर का जलाशय हमारी खेती का आधार मानते हैं, मत्स्य खेत का। तो इस प्रकार से महिलाओं की ईडियम, जो हम विश्व बैंक से बात करते हैं तो कहीं कॉलर पकड़कर माँ पूछती है बेटा मैं तो डरती हूँ कि भाई ये क्या कर रहे, हमको बोलेंगे हिंसक है। नहीं, वो हिंसक नहीं होती है। महिलाओं का सवाल, उनकी भाषा बहुत अलग होती है, जो प्रभावित करती है किसी भी जागतिक स्तर के अधिकारी को भी। जब वो पूछती है बेटा तुम्हारे घर में कोई माँ है कि नहीं, तुम्हारी बहन है कि नहीं, कोई बहू है कि नहीं, हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। पर उनको सालों तक याद रहता है कि क्या अनुभव आया था उस माँ के सवाल का, और वो जवाब दे नहीं सकते हैं, पर उनकी चिंतन आगे बढ़ती है। तो महिलाओं की शक्ति, जिनमें जीवटता होती है, जो धरना भी छोड़कर नहीं जाती है, जिनमें सृजनशीलता होती है, गानों में, नारों में, सब में, वो बहुत जरूरी होती है। और महिला शक्ति के आधार पर प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव महिलाओं का होता है, क्योंकि बच्चे को पानी भी पिलाना है तो महिला परेशान होती है, भोजन भी खिलाना है महिला परेशान होती है। तो ये सब जो हम कहते हैं कि अस्तित्व के मुद्दे हैं, अस्मिता को आगे बढ़ाकर इन मुद्दों को दड़पने का, गाड़ने का जो काम आज की राजनीति करती है, आज की अर्थनीति राजनीति
वार्षिक अधिवेशन हुए, जितनी भी चुनौती थी चुनाव करने की कार्यकारिणी के सदस्यों की, राज्य स्तर पर कई चुनौतियां होती है निर्णय लेने की कि समिति में कौन रहेंगे जो कि आगे ले पाएंगे। नए लोग भी पुराने लोग भी मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तब एक कॉम्प्लीमेंट्री, सकारात्मक और पूरक ऐसा योगदान हो सकता है जो भी हमको रखना जरूरी है। हम जात धर्म के पार हैं, इसकी बात करने की जरूरत नहीं। पिछले 2 दिन में वो आसमान को छूने वाली आवाज उठ चुकी है, पर हम लोगों को उसके लिए बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही साथ कार्य करने वाले कुछ लोगों के मन में कहीं ना कहीं जाति होती है, जो जाति नहीं है दिल दिमाग से, वो जाति होती है। और धर्म, जिस धर्म के नाम पर आज अधर्म हो रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं अब दिल में ठुस ठुस के भरने का जो कार्य देश में होता है, उससे हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, कार्यकर्ताओं को, हमारी शक्ति को बचाना ये कैसे करेंगे, ये भी हमको पूछना है। इसलिए हम नियमित शिविर ले लेंगे तो बौद्धिकता जो हम हमारे युवापन में हर छुट्टी में शिविर होता था, तो श्रम प्रतिष्ठा क्या है, जनतंत्र क्या है, संविधान, मैं अभी पूछूं कितने लोगों ने पूरा संविधान पढ़ा है, तो हाथ क्वचित ही ऊपर उठेगा। बाबा लड़ाप में पढ़ा है, आराधना भार्गव जी ने पढ़ा है, सुनीलम जी ने पढ़ा है, युवाराज ने पढ़ा है, पर सबने नहीं पढ़ा है। कैसे हम संविधान के बाद पहुंचाएंगे? महाराष्ट्र के एक राज्य में 500 युवा संविधान पर काम करते हैं, 500 युवा। हमने एक छोटा सा पर्चा बनाया है, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा, पर हमने हजारों बांटे हैं कि 30 मुद्दे तो पढ़ो भाई, 60 मिनट देकर। तो अलग अलग प्रकार से हम ये संवैधानिक मूल्यों का, मार्गदर्शक सिद्धांतों का, बुनियादी अधिकारों का, और जो जनतंत्र के लिए आधार है, स्थानीय स्वराज्य संस्था से लेकर शेड्यूल 5, अनुसूची 5, अनुसूची 6 जिसके लिए लड़ाक लड़ रहा है, हम सब लोगों को वो विकेंद्रित जनतंत्र का आधार संविधान बनाना संभव है। तो हमारे साथ कार्य करने वाले हर एक के दिमाग में ये बात होनी चाहिए, तो जब नारा उठेगा संविधान बचाओ देश बचाओ, वो दिल से उठेगा, नहीं तो यही से आगे आकर हवा में उड़ जाएगा। तो आप समझिए कि हम लोगों को ये मूल्यों का और सिद्धांतों का एक प्रकार से रुझान करना, ये हमारा कर्तव्य मानना चाहिए। हम मानते हैं कि आज की परिस्थिति में हमारा जैसे इतने समुदाय अभी बने, इतने मंच बने हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसका जोड़ करके आज हम चल रहे हैं। मेरे जैसे तो ऑनलाइन को ज्यादा ऑफलाइन ही मानते हैं, और जो ऑफलाइन जिसको कहते हैं वो सही में ऑनलाइन होना है। लेकिन आज इस नए मीडिया का, नए माध्यम का उपयोग करने में हमारे युवा साथी बहुत कैपेबल है। उन्होंने ही ये सारे मोर्चे इतने बनाना इसलिए संभव किया है। ये तो भारत भर की यात्राएं हमने, देश बचाओ देश बनाओ यात्रा की, जो अयोध्या में खत्म हुई तो अयोध्या की सच्चाई जानी। हमने लोक शक्ति अभियान की यात्रा थी, संविधान सम्मान की यात्रा, कितनी सारी यात्राएं की, एक एक आंदोलन में नर्मदा के कई सारी यात्राएं की। लेकिन ऐसी यात्राओं के द्वारा भी इतना पहुंचना मुश्किल होता है, तो आज हम ऑनलाइन भी उपयोग करेंगे, पर हम ऑफलाइन कार्य खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ऑनलाइन से आज सरकार डरती नहीं, और ऑफलाइन होने से जेल बंद हो जाएंगे। जो जनता को बोल बंद करते हैं वही, इसके डर न रखते हुए हमें निडरता और कटिबद्धता, ये 2 विशेषता हमारे बीच में जिंदा रखना ये जरूरत है। तो हम कार्य करते रहेंगे। हमारा संगठन के जो जैसे अभी बताया गया कि अलग अलग स्तर के संरचना का बहुत महत्व है, और अलग अलग क्षेत्र में जितने सब मंच बने हैं, नदी घाटी मंच, क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट जस्टिस मंच, श्रमिकों का, किसानी का, युवाओं का, महिलाओं का, अधिवक्ताओं का, ये सबको आगे बढ़ाने के लिए, शहरी गरीबों का, हम लोगों को अपना कार्य और अपना कार्य क्षेत्र चुनने से ही इस मंच के साथ जुड़ाव करना है। ये तो ऐलान हो चुका है, मैं उसमें ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगी कि जिस मंच के साथ हम जुड़ेंगे वहां हमारा
राशि होगी। हम नॉमिनल राशि ही लेते हैं, हमारी यूनियन हो, हमारा घर बचाओ घर आंदोलन हो, NAPM हो, लेकिन जो राशि लेनी है वो एक एक किसान, एक चाय में जब 10 रुपया जाते हैं और कैंसर ही ज़्यादा होता है तो हम लोग जरूर योगदान दे सकते हैं। और जितना हम लोग सबके सहभाग के साथ ये सदस्यता का कार्य करेंगे उतना अच्छा है। चंदा की बात अलग होगी, सदस्यता फी अलग होगी, ये ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों को इस व्यक्तिगत सदस्यता में भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अलग अलग समुदायों को जोड़ रहे हैं। हम दलित मोहल्ले में जाकर नहीं बैठेंगे, हम महिलाओं से अलग बैठक नहीं करेंगे तो महिलाएं आगे नहीं आएंगी, पर एक बार आएगी तो कभी पीछे नहीं हटेगी। तो हम लोगों को ये देखकर प्रकृति से जुड़े हुए सभी समुदायों को और हमको बुद्धिजीवियों को भी जोड़ना है। ये केवल इसलिए नहीं कि उनकी तनख्वाह बहुत बड़ी होती है तो ज्यादा पैसा दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग नहीं, उनका हमको वैचारिक सहयोग चाहिए। 5 बुद्धिजीवी अगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के सामने जाकर किसी भी तेलंगाना की योजना के बारे में 4 सवाल करना चाहेंगे, उनको तत्काल डायलॉग के लिए आमंत्रित करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन जब घर टूटे हैं जिनके वो जाना चाहेंगे तो उनको नहीं अभी नहीं, ऐसा कर सकते हैं कोई भी राजनेता, तेलंगाना के नहीं कह रहे। तो ये देखिए, हमको बुद्धिजीवियों का समर्थन जरूरी होता है और बुद्धिजीवियों से हमको वैचारिकता आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। हम कितने सारी किताबें पढ़कर बड़े होते हैं तो ही हमारे विचार पक्के होते हैं। तो बुद्धिजीवी और श्रमजीवियों का समन्वय ये भी अपना कर्तव्य है, उनको भी सदस्यता उनकी भी करनी है। तो उनको भी कैसे हम बार बार एकत्रित करेंगे, कुछ 6 महीने में एकत्रित करो, कुछ साल भर में एकत्रित करो, पर एक ऐसा सम्मेलन ले लीजिए कि जिसमें उनका एक मन भरा जुड़ाव हो जाएगा। हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो हमारी सदस्य संगठन है उनका राज्य स्तर पर कैसा हम एक सामन्वयिक संरचना बनाएं। इसके लिए बहुत कुछ कहने जैसा है, मैं थोड़े में खत्म करना चाहती हूँ, पर उनकी भी रेगुलर बैठकें होनी चाहिए। कभी ऑनलाइन हो सकती है, पर राज्य स्तर पर तो ऑफलाइन बैठकें कम से कम 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। क्या आपको मंजूर है? 3 महीने में एक बार सब लोग मिलेंगे, एक दूसरे से जानेंगे, जहाँ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और साथ साथ उनको भी संबल मिलेगा और उनके जो रास्ते से सफलता मिली है उसकी बात समझकर दूसरों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये भी होना जरूरी है। तो NAPM की राज्य स्तरीय इकाई बनेगी तो उसमें 7 से 21 तक सदस्य हो सकते हैं राज्य स्तरीय कार्यकारिणी के। राज्य कितना बड़ा है, संगठन कितने अलग अलग वर्ग के हैं, ये देखकर तय कर सकते हैं। हम इतने अनुशासित हैं पर इतने कट्टरता
स्तरीय संगठनों की एकजुटता से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुनाव होगा और हमारा चुनाव तो आम सहमति से ही अधिकांश होना चाहिए, जो गांधीवादी प्रक्रिया रही है। पर अगर नहीं होगा तो बहुसंख्या से भी हो सकता है, पर मतभेद और मनभेद और सबके साथ अगर चुनाव होगा तो बहुत ही गलत होगा। कभी भी एकजुटता के साथ समन्वय सही अर्थ से नहीं बनेगा। अब ये सब कार्य करने के लिए हम लोग कुछ लोगों को जोड़ भी सकते हैं। जो नए नए हमारे संपर्क में आते हैं उनको कोऑप्ट करना, मतलब उनको जोड़ना, उनको एक स्थान देना, किसी को 1 साल के लिए देना, किसी को 3 महीने के लिए देना। अंदाज वो भी लेगा, वो भी लेगी और हम भी लेंगे और फिर आगे बढ़ना, ये भी हो सकता है। हम लोगों को ये अलग अलग मोर्चे जो है, इसके जो कार्यक्रम है उसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी चुनकर देनी है, पर जो जिम्मेदारी लेंगे वो पार करेंगे, ये हमारी विशेषता होनी चाहिए। तो जिम्मेदारी का बंटवारा ये भी होना चाहिए। और आखिरी बात मैं यही कहूंगी कि हम लोगों को अपने समन्वय के द्वारा हस्तक्षेप की जरूरत है। इसलिए रिटायर्ड जजेस, बहुत वरिष्ठ विचारवंत, कोई वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, हमको इन सब की जरूरत होती है। कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, अभी किसी का फोन आया था, हमारे राज्य के कोई यहाँ कार्य करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं हूँ, तो मैंने कहा आप है तो यहाँ जरूरत पड़े तो आपको हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। तो ये सबको हम लोगों को साथ लेकर रहेंगे तो हम कहीं जन संसद करेंगे, कहीं जन अदालत करेंगे। जो सरकार से नहीं होता है वो जनता से होती है। जो कोर्ट आज बदल गई है, न्यायपालिका में घुसपैठ है, अगर ऐसा लगता है तो हम जन अदालत खड़ी करेंगे। संसद में कुछ नहीं होता है तो हम जन संसद का रूप देंगे। इस सभी संकल्पनाओं पर जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय ने काफी कार्य किया है। हर एक संकल्पना पर एक पत्रक बनाया है जिसको पढ़कर हम कैसे ले लेंगे। नीलम बहन अहलूवालिया हर बार पूछती है कि जन सुनवाई कैसी होती है, हम लोग करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये एक एक संकल्पना, उसकी प्रक्रिया समझनी चाहिए और उसके आधार पर हस्तक्षेप होना चाहिए। चाहे महिला पर हाथरस में अत्याचार हो, चाहे कहीं भी दंगा हो, हम लोगों को जाकर जो रिपोर्ट बनाएंगे, किसी नदी पर रिपोर्ट बनाएंगे, किसी पहाड़ी ध्वस्तता पर रिपोर्ट बनाएंगे, किसी खनन से होने वाले ध्वस्तता पर बनाएंगे, हमारा ये हस्तक्षेप का आधार बनता है। पर इस सब का उपयोग करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आजकल व्हाट्सएप पे फटाफट डालते हैं। आज सुबह हम उसी में गए, बहुत सारे पुलिस इकट्ठे हुए, बोले मैडम आपने मंजूरी नहीं ली। मैंने कहा किसकी मंजूरी? चाय पीने की? किसकी मंजूरी? नदी पर जाने की? किसकी मंजूरी? ये लोगों को मिलने की? तो हंसने लगे, बोले नहीं हम बचपन से पढ़ते आए हैं आपके बारे में। मैंने कहा फिर आपने क्या पढ़ा, क्या समझा? हम अहिंसक है कि हिंसक है? हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या तोड़फोड़ करने आए हैं? तो देखिए भाई, मैंने कहा हमको तो लगा था कि तेलंगाना का नया सरकार कुछ अलग न्याय दिखाएगा, तो हम वो अपेक्षा करके यहाँ आए हैं। पर वो बिलाल हमारे साथी यहाँ के आंध्र प्रदेश के बिलाल सैयद, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और फिर आखिर में छोड़ते हैं आफ्टर इलीगल डिटेंशन। तो हर कानून, हर नीति का भी अपना अभ्यास होना ये जरूरी है, ताकि पुलिस सामने आए या कोई शासन करता है, हम उनको कानूनी आधार पर सवाल करना। हाँ, आज कानून बदल रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट्स भी बदल गए हैं, फिर भी संविधान का आधार लो, कानून का आधार लो, हमारा हस्तक्षेप जरूरी है और हम डरेंगे नहीं। आखिरी मुद्दा यही है, हम इतने सारे बैनर्स बनाते हैं, हम इतने सारे नारे लगाते हैं, हम इतने सारे गीत और कला के द्वारा अपने विचार फैलाना चाहते हैं। सुबह की प्रार्थना से लेकर हर किसी के द्वारा धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम, ये साने गुरु जी की प्रार्थना बोलते हैं तो अपना दिल हिल जाता है। अपने को भी बिल्कुल ही समझ में आता है कि हम किसके साथ, किसके लिए नहीं, हम लड़ें और निर्माण करें। और वो निर्माण का कार्य भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। हम केवल विरोध करके नहीं चलेगा, तो ये निर्माण में भी कई बार संघर्ष में लगते हैं। तो हम कब पढ़ते हैं, हमारी आइडेंटिटी हाँ बैच से होती है, हमारी आइडेंटिटी नारे से होती है, बैनर से होती है,
एक छोटा सा घर तो बनाऊं ताकि लोग देखें, पर इसमें एक उत्साह होना चाहिए हर कार्यकर्ता कार्यकर्ती के मन में, ये हमारी अपेक्षा है। तो संघर्ष और निर्माण दोनों पर चलते चलते, और अपनी आइडेंटिटी कम महत्व की नहीं, हर कार्यक्रम में हमारे हाथ में पर्चा होना चाहिए, तेलुगु में हो, मलयालम में हो, आसामी में हो, बिलाली कावरी में हो, या हमारे मराठी या हिंदी या गुजराती में हो। ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ बैच होना और बैच लगाना ये बहुत जरूरी है। तो ये आइडेंटिटी की जो बात होती है, झंडे, आप देखिए कोई अगर रैली होती है तो लोगों से ज्यादा एक प्रकार के लाल रंग के झंडे उठते हैं। हम अपने झंडे को भी उठाना जरूरी है, पर केवल झंडे से नहीं, तो अपने विचारधारा से आगे बढ़ना है। जिंदाबाद।